हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पूरी रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में, जिसके अंदर हम 14 टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम 4 मेजर्स करेंगे। उसके बाद आएगा मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी में हम करेंगे 5 मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। उसके बाद फोर्थ टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम 8 थ्योरीज करेंगे डेवलपमेंट की। ये थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 की 8 थ्योरीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हमारे पास आएगा फिफ्थ टॉपिक, जिसमें हम करेंगे थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जिसमें हम बैलेंस्ड ग्रोथ की 4 अप्रोचेस करेंगे, फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ करेंगे। उसके बाद आएगा सिक्स्थ टॉपिक, जिसमें हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम क्लासिकल थ्योरीज और नियो क्लासिकल की थ्योरी और क्लासिकल थ्योरीज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैरर-डॉमर का मॉडल करेंगे। उसके बाद नियो क्लासिकल में सोलो मॉडल, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल। एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में हमारे 5 मॉडल्स आते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक रहेगा नियो क्लासिकल में जॉन रॉबिन्सन का मॉडल, मीड मॉडल एंड रोस्टो मॉडल। फिर हमारा 7th टॉपिक आएगा, जिसमें हम करेंगे थ्योरीज ऑफ ड्यूअलिज्म। हम 7 थ्योरीज ऑफ ड्यूअलिज्म करेंगे। उसके बाद 8th टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें हम 4 क्राइटेरियन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। इसमें बेसिकली ज्यादातर हमारे उससे पूछे जाते हैं नाम की SMP जो क्राइटेरिया वो किसने दिया था, कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन किसने दिया था। तो ये सारे क्राइटेरियन भी हम 8th टॉपिक में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 9th टॉपिक, जिसमें हम करेंगे टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसमें हिक्स एंड हैरड का मॉडल करेंगे, सोलो एम्बॉयडर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस करेंगे, डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस करेंगे। 10th टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ शैडो क्राइसिस करेंगे। 11th टॉपिक हमारे पास आएगा इनपुट आउटपुट मॉडल। फिर हम 12th टॉपिक करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। 13th टॉपिक हमारे पास आएगा गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन एंड 14th टॉपिक जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा माइड्रल थ्योरी फ्रॉम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हम सारे के सारे 14 टॉपिक जो है 14 टॉपिक्स जो है आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट हम सारा आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक 2 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1 जो है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, तो आप उसका एक अलग से वीडियो डाला है, उसको देख सकते हो। बाकी हम टॉपिक 2 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 2 में हम करेंगे मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला मेजर आता है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को दिया गया था 1979 में मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा। मॉरिस डेविड मॉरिस ने इस PQLI को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उनको ये लगता था कि हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम जो है वो गारंटी नहीं है कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को मिल रही है। इसलिए उन्होंने PQLI को इंट्रोड्यूस किया था। PQLI जो है किसको मेजर करता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलफेयर कंसिडरेशन in terms of quality of human life on the basis of 3 indicators। उन्होंने इस परफॉर्मेंस को चेक करने के 3 इंडिकेटर्स को यूज किया था, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड थर्ड था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। उन्होंने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 0 to 100 के स्केल को यूज किया था। 0 का मतलब है वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही खराब स्थिति का होना, और 100 का मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस। और PQLI को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा लिटरेसी रेट प्लस इंडेक्स्ड मोर्टेलिटी रेट प्लस इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो तीनों मेजर्स थे, 3 इंडिकेटर्स थे, उनको प्लस करके उनका सम लेके उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो हमारे पास PQLI जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड आता है। सेकंड मेजर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था UNDP एजेंसी के द्वारा। और HDI जो है फोकस करता है पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज टू असेस द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि कंट्री की डेवलपमेंट को अगर चेक करना है तो उसके लिए वहां के लोगों को और उनकी कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि एक इकोनॉमी जो है डेवलप हो रही है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 0 और 1 के स्केल को यूज किया जाता है। 0 का मतलब है बहुत ही खराब स्थिति का होना, वर्स्ट सिचुएशन, एंड 1 का मतलब है बेस्ट सिचुएशन। यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। 3 इंडिकेटर्स थे लॉन्गेविटी, फर्स्ट इंडिकेटर, सेकेंड नॉलेज और थर्ड था पर कैपिटा इनकम।
HDI को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है अंडर रूट LKP। L क्या है? लॉन्गेविटी और या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो फर्स्ट इंडिकेटर था, K नॉलेज सेकंड इंडिकेटर और थर्ड था P पर कैपिटा इनकम। तीनों को अंडर रूट में लेके सॉल्व कर लो तो हमारे पास HDI कैलकुलेट हो जाएगा। अब थर्ड हमारे पास मेजर आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2010। MPI रिप्लेस करके आया था HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 को रिप्लेस करके आया था। और ये जो मेजर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये मेजर करता है एक्यूट पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। और MPI जो है 3 डायमेंशंस और 10 इंडिकेटर्स को यूज करता है। 3 डायमेंशंस हैं हेल्थ, फर्स्ट, सेकंड एजुकेशन और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो 10 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर आते हैं, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर भी 2 इंडिकेटर आते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर 6 इंडिकेटर आते हैं। फर्स्ट 2 तो है कुकिंग फ्यूल एंड सैनिटेशन और बाकी रिमेनिंग जो 4 है वो है ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स लाइक टेलीविजन, AC एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट मेजर हमारे पास आता है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स GII। GII को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में बाय UNDP और ये है मेजर करता है डिस्पैरिटी को, जेंडर डिस्पैरिटी को। जेंडर डिस्पैरिटी एक इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटीज हैं या डिस्पैरिटी या हम कह सकते हैं पार्शियलिटी होने के बीच वजह से जो एक इकोनॉमी को लॉस ऑफ अचीवमेंट होता है, क्योंकि मेल फीमेल्स के बीच में पार्शियलिटी है, जेंडर पार्शियलिटी होने की वजह से एक इकोनॉमी को कितना लॉस ऑफ अचीवमेंट हो रहा है, यहाँ पे उस चीज को चेक किया जाता है इन द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड है एम्पावरमेंट एंड थर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 हम करेंगे शुरू, जिसमें मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी करेंगे। हमारे पास 5 मेजर्स आते हैं। फर्स्ट है लॉरेंज कर्व, सेकंड गिनी कोएफिशिएंट, थर्ड साइमन कूजनेट यू हाइपोथेसिस, फोर्थ इनकम क्वांटाइल रेशियो एंड फिफ्थ है पल्मार रेशियो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को डेवलप किया गया था मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा 1905 में और ये एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, मतलब इनकम को कितना इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम को, उसका हम लॉरेंज कर्व के द्वारा पता लगाते हैं। और इट इज ए मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था, इसको हम लॉरेंज कर्व से चेक करते हैं। अब इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इस लाइन पे हो इसका मतलब एक इकोनॉमी में कोई भी इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब सबको बराबर इनकम का शेयर मिल रहा है। और इस लाइन से जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल होगा, मतलब किसी को बहुत ज्यादा इनकम का शेयर मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है। जैसे इकोनॉमी ए है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा पास में है और इकोनॉमी बी जो है वो ज्यादा दूर है। तो इकोनॉमी ए और बी है तो दोनों में ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मगर इकोनॉमी बी क्योंकि ज्यादा दूर है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए इकोनॉमी बी में ज्यादा इनइक्वालिटीज है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में देन द इकोनॉमी ए। अब सेकंड मेजर आता है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट को डेवलप किया गया था कोरेडो गिनी के द्वारा 1912 में। ये एक बहुत ही नॉर्मल या कॉमन मेजर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने का, कि एक इकोनॉमी में इनकम का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसको गिनी कोएफिशिएंट से चेक किया जाता है। और गिनी कोएफिशिएंट जो है वेरी करता है 0 एंड 1 के बीच में। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब सबको इक्वल इनकम का शेयर मिल रहा है, और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब कईयों को तो बहुत ज्यादा इनकम मिल रही है और कई लोगों को बिल्कुल भी इनकम का शेयर बहुत ही कम मिल रहा है। तो गिनी कोएफिशिएंट से हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम इस ग्राफ में देखेंगे। गिनी कोएफिशिएंट शेडेड एरिया ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया BCD, मतलब जिसमें ये लॉरेंज कर्व लाई करता है BC, ये BC और D के बीच में लॉरेंज कर्व लाई कर रहा है। जो शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है उसको अगर हम टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं, जो हाफ एरिया है रेक्टेंगल का, तो इस तरह से हम गिनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिनी कोएफिशिएंट।
नेक्स्ट मेजर आता है साइमन पूजनेट यू हाइपोथेसिस। साइमन पूजनेट ने इनइक्वालिटीज को चेक करने का एक मेथड दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था। पूजनेट ये कहते थे कि जब एक इकोनॉमी ग्रोथ की स्टेज में आती है, ग्रो करना शुरू होती है, तो उसमें इनइक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो कम होनी शुरू होती है, स्टेबलाइज हो जाती है। शुरू में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, जैसे एक इकोनॉमी डेवलप होना शुरू होती है तो उसमें इनकम की इनइक्वालिटी जो है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत अनइक्वल होता है, फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है इकोनॉमी ग्रो होने के साथ कि वो इनइक्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस का उन्होंने एक मेजर दिया था। अब देखिए किस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है कि हमारे पास एक इकोनॉमी जो है, देखिए जैसे ये है एक इकोनॉमी, जैसे जैसे ग्रो होना शुरू होगी तो इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, ये बढ़ गई, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएंगी और जैसे जैसे इकोनॉमी और ग्रो होती चलेगी तो एक स्टेज के बाद ये फिर कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए ये उल्टा यू बन रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप हाइपोथेसिस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि साइमन पूजनेट ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम क्वांटाइल रेशियो। इनकम क्वांटाइल रेशियो जो है एक मेथड है, इससे भी हम इनकम इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं और वो किससे होती है, क्वांटाइल से चेक होती है। ये लॉरेंज कर्व से ज्यादा आसान है और इसमें किस तरह से इनकम इनइक्वालिटीज को चेक किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% डिवाइडेड बाई इनकम ऑफ पुअरेस्ट 20%। तो इस तरह से हम इनकम क्वांटाइल रेशियो से इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर है हमारे पास पल्मा रेशियो। पल्मा रेशियो को जो दिया गया था गैब्रियल पल्मा के द्वारा दिया गया था और ये जो रेशियो है इट इज द रेशियो ऑफ रिचेस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पुअरेस्ट 40% शेयर। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम ऑफ रिचेस्ट 10% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ पुअरेस्ट 40%। तो पल्मा रेशियो जो है वो भी इनकम इन इक्वालिटी का एक मेजर है और इसके ऊपर यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्मा रेशियो जो है किसको मेजर करता है, तो इन इक्वालिटी को मेजर करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम 8 थ्योरीज करेंगे और ये थ्योरीज है, फर्स्ट एडम स्मिथ की थ्योरी है, सेकंड माल्थस की थ्योरी, थर्ड डेविड रिकार्डो की थ्योरी, फोर्थ है शुम्पेटर की थ्योरी, फिफ्थ है रोस्टो मॉडल, फिर सिक्स्थ आता है ल्यूइस थ्योरी और फिर फाई एंड रेनिस की थ्योरी एंड लास्ट करेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अब हम करते हैं इनको स्टार्ट वन बाय वन। हमारे पास फर्स्ट थ्योरी आती है एडम स्मिथ की थ्योरी। एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी अपनी बुक जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन और ये पब्लिश हुई थी 1776 में। एडम स्मिथ जो थे उन्होंने सप्लाई साइड ड्रिवन मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया था और उन वो परफेक्ट कंपटीशन को मानते थे। एडम स्मिथ का ये मानना था कि एक इकोनॉमी की अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कैपिटल एक्यूमुलेशन का होना जरूरी है और कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होगा, जितनी ज्यादा सेविंग्स इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा और कैपिटल एक्यूमुलेशन या फिर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को प्रोड्यूस करने के लिए पर्सी मनी को उन्होंने फोकस किया था। पर्सी मनी का मतलब है कंजूसी, जितनी ज्यादा कंजूसी होगी उतने कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अब उन्होंने एक और बात कही थी कि डिवीजन ऑफ लेबर, जितना डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ही स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा और जितना स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा वर्कर्स का उतनी ही ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब मेन एक और उनका कंसेप्ट आता है, उन्होंने दिया था इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी माल्थस की थ्योरी। माल्थस ने अपनी बुक जिसका नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और माल्थस ने ये थ्योरी दी थी और उनके दो व्यूज थे, एक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर था और दूसरा इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। अब मेन चीज जो माल्थस थे वैसे तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और क्लासिकल्स हमेशा कौन सी साइड को, सप्लाई साइड को फोकस करते थे, बट जो माल्थस थे वो फर्स्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिमांड साइड को फोकस किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद माल्थस कहते थे कि एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, फंड्स तो चाहिए होंगे और ये फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे, सेविंग्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट जो है उनकी द्वारा ही जो है ये जनरेट होंगे फंड्स, जो कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब माल्थस ने ये कहा था कि एक इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई की ग्रोथ में हमेशा इम्बैलेंस होता है। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में मतलब बहुत जल्दी बढ़ती है और जो फूड सप्लाई की ग्रोथ है
वो धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब अर्थमेटिक रेशियो में बढ़ती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। माल्थस ने ये कहा था कि एक इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है एवरी 25 ईयर्स के बाद वो डबल हो जाती है, और अगर पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो उस इकोनॉमी का डेवलप होना मतलब एक तरह से बहुत ही बाधक हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव चेक्स और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स। पॉजिटिव चेक्स का मतलब है नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड आ गया, वॉर हो गया, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, तो इन चीजों से जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स, लेट मैरिज, फैमिली प्लानिंग या सेलिबेसी एक्सेट्रा को अपनाकर जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारे पास आती है इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, जो कि है हमारे पास डेविड रिकार्डो की थ्योरी। डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी जो दी थी अपनी, उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अब ये बुक का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बुक जो है किसकी है। और उसके बाद जो रिकार्डो थे वो उनकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी माल्थस की थ्योरी के ऊपर। डेविड रिकार्डो ये कहते थे कि एक इकोनॉमी जो है वहां पे वेज रेट जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से डिटरमाइन नहीं होता है, बल्कि वेज रेट जो होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल पे जो है वेज रेट डिटरमाइन होता है। और डेविड रिकार्डो ये मानते थे कि शॉर्ट रन में तो वेज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, बट लॉन्ग रन में ये हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल पे ही बना रहता है। उसके बाद जो डेविड रिकार्डो थे वो परफेक्ट कंपटीशन को मानते थे। उनके अकॉर्डिंग ये था कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है एक इकोनॉमी में, और उन्होंने कहा था कि लैंड जो है सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न, टू फैक्टर की बात की थी उन्होंने। और सप्लाई को उन्होंने क्या माना था, सप्लाई ऑफ लैंड को फिक्स्ड माना था। लेबर एंड कैपिटल बोथ आर वेरिएबल इनपुट्स। कैपिटल एक्यूमुलेशन कहां से होंगे, प्रॉफिट्स के थ्रू ही जनरेट होंगे, और ये परफेक्ट कंपटीशन की उन्होंने बात की थी। अब नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है हमारे पास शुम्पिटर की थ्योरी। शुम्पिटर जो थे वो ग्रेट एडमायरर ऑफ कैपिटल सिस्टम के ग्रेट एडमायरर थे, और उनकी जो थ्योरी थी बेस्ड थी दो कंसेप्ट और तीन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। दो मेन कंसेप्ट क्या थे, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर और सेकंड इनोवेशंस। और तीन मेन इकोनॉमिक फैक्टर जो थे वो सर्कुलर फ्लो, फर्स्ट सेकंड था इनोवेशंस, और जो थर्ड था क्राइसिस और एंड ऑफ कैपिटलिज्म की बात की थी उन्होंने। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर फ्लो क्या है। सर्कुलर फ्लो का मतलब है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी एक इकोनॉमी वो रेपिटेटिव इन नेचर होंगी, और ये कहाँ पे, ये एक स्टेशनरी स्टेट, जो इकोनॉमी स्टेशनरी में मतलब जहां जिस इकोनॉमी में ठहराव है, तो वहां पे ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है उस इकोनॉमी की। ये ऐसी इकोनॉमी जहां पे रेपिटेटिव इन नेचर है, एक्टिविटीज का स्टेशनरी स्टेट है, वहां पे डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और वहां पे कोई वेस्टेज नहीं होती, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, और जो प्राइसेस भी होते हैं वो इक्वल होते हैं एवरेज कॉस्ट के। अब मगर एक इकोनॉमी को अगर डेवलप होना है तो वहां पे अगर स्टैटिक इकोनॉमी है तो वहां पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, चेंजेस जरूरी है। और चेंजेस कैसे आएंगे, थ्रू द इनोवेशंस। और इनोवेशंस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इनोवेशंस में इंक्लूड किया जाता है कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो उसको इनोवेशंस कहा जाएगा, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल। तो जो सर्कुलर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है कि जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो रिपीट हो रही है, मगर एक ये स्टेशनरी स्टेट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक है, और ऐसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। और डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, चेंजेस जरूरी है, और चेंजेस कैसे आएंगे, थ्रू इनोवेशंस। और इनोवेशन में हम चार फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब इनमें से कुछ भी होता है तो हम कहेंगे वहां पे इनोवेशंस हो रही है। अब आ जाता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है सेंट्रल रोल प्ले करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपना काम को करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, उसको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे कैसे प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए जो पैसा है, जो फंड्स है उनको कैसे डिस्पोज करना है, मतलब कहाँ कहाँ पे लगाना है, और ये फंड्स कहाँ से आएंगे। क्योंकि देखिए अगर एक इकोनॉमी में हमें कोई एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशंस करना चाहते हैं, तो इनोवेशंस के लिए बहुत पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, अपने पास तो इतना पैसा होगा नहीं, और अगर अपने पास है भी तो भी उसको
लगाना मतलब एक रिस्क लेने वाली बात होती है, तो इसलिए बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से लोन लेके इनोवेशंस की जाती हैं। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट को जो शुम्पेटर थे उन्होंने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बैंक रोल को भी एक बैंक क्रेडिट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का क्या रोल होगा एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर एनकरेज ही तभी होता है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, सरप्लस ओवर कॉस्ट, मतलब जितना भी कॉस्ट से ज्यादा हम जिस प्राइस में बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस हमेशा इक्वल होते हैं कॉस्ट के, तो वहां पे हमें प्रॉफिट नहीं होंगे। और प्रॉफिट अगर अर्न करने हैं तो उसके लिए इनोवेशन जरूरी है। अब इनोवेशंस होंगी तभी प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट अराइज ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनोवेशन। अब जब एक इनोवेशन हो जाएगी और उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा एंटरप्रेन्योर, और कब तक वो अर्न करेगा, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल द इनोवेशन बिकम जनरल। जब तक वो जनरल नहीं हो जाती, मतलब सबको उसका बारे में पता नहीं चल जाता और सब उसको यूज करना शुरू नहीं कर देते, तब तक वो जो एंटरप्रेन्योर है इनोवेशन करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है। उसके बाद ये सर्क्यूलर फ्लो जो है कैसे ब्रेक होगा, सबसे पहले हम देखते हैं वंस डेवलपमेंट और इनोवेशन बिकम सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। शुरू में एक कोई इनोवेशन हुई, सक्सेसफुल हुई और उससे प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो गया। उसके बाद सबने फॉलो करना शुरू कर दिया स्वयं लाइक क्लस्टर की तरह। उसके बाद इनोवेशन इन वन फील्ड में इंड्यूस इनोवेशन, एक फील्ड में जब इनोवेशन होगी तो वो दूसरी फील्ड में भी उसी से इनोवेशन होनी शुरू हो जाएंगी। देयर आर टू वेज ऑफ इनोवेशन, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है जब कोई नई चीज आएगी तो उससे पुरानी चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे पहले क्या होता था, टाइपराइटर को यूज किया जाता था, मगर जैसे ही क्या आया, जो हमारे पास लैपटॉप आए, कंप्यूटर आए, तो जो टाइपराइटर थे उनका रोल जो है वो खत्म हो गया। अब ये भी दो तरह से आती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में। तो ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी, पहले प्राइमरी वेव में क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर लोन लेगा, फिर वो इन्वेस्ट करेगा, फिर उससे इनकम जनरेट होगी, नए प्रोडक्ट्स बने, जो प्रोडक्ट्स थे वो उनकी डिमांड बढ़ेगी। और उसके बाद सेकेंडरी वेव में क्या होगा, इनोवेशन होनी शुरू हो जाएगी और पुराना जो प्रोडक्ट था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीके ऑफ कैपिटलिज्म। अब डीके ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होगा, कैपिटलिज्म कैसे खत्म होगा, obsolescence of entrepreneur function, destruction of institutional framework of capitalism and destruction of protecting political system। अब ये थी हमारी शुम्पेटर की थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास, देख लेते हैं किसकी है, रोस्टो मॉडल है। अब रोस्टो जो थे, रोस्टो ने फोकस किया था एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को। रोस्टो के अकॉर्डिंग क्या था कि 5 स्टेजेस होती है एक इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट की। तो फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी जब शुरुआत में होती है तो उसमें जो लोग सर्वाइव करने के लिए किसके ऊपर, हंटिंग फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो होती है, नेशनल इनकम जितनी भी होगी उसका 5% से भी कम जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। और इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे होती नहीं, अगर होती है तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती हैं। उसके बाद प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है और इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है 5% ऑफ नेशनल इनकम हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है टेक ऑफ की। टेक ऑफ जो है यहाँ पे इंटेंस एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ने लग जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। उसके बाद ये इट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ वन सेक्टर लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ अनदर एंड सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इज अचीव्ड। यहाँ पे जो बात की गई है इस स्टेज को डायनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। यहाँ पे 10% से ज्यादा जो है नेशनल इनकम का इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इंडिया जो है थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान इस स्टेज में पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी। ये जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है नेशनल इनकम का 10 to 20% यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आती है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुका होता है और जो प्रोडक्शन भी की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा वो कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए की जाती है।
अब नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है सिक्स्थ, ल्यूइस थ्योरी। ल्यूइस थ्योरी जो है, ल्यूइस थे, उन्होंने किसको फोकस किया था, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से जो लेबर सरप्लस में होगी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी। और उनके अकॉर्डिंग ये था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है जीरो भी हो सकती है और बल्कि नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जो लेबर है वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो और इवन नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। उसके बाद उन्होंने लेबर की सप्लाई जो परफेक्टली इलास्टिक मानी थी, इसलिए सब्सिस्टेंस लेवल पे वेज रेट जो है पे किया जाता है। और क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर जो है परफेक्टली इलास्टिक है, तो जब वो इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो वेज रेट को ऑल्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत हाई होता है, और उनको जो वेजेस दी जाती है वो सब्सिस्टेंस लेवल के जितना ही दी जाती है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, और उस प्रॉफिट को वो क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है। री इन्वेस्ट करने की वजह से उसको क्या है, मतलब उसको सरप्लस हो रहा है और वो री इन्वेस्ट कर रहा है उसको। और कब तक पे करेगा, जब तक कि अंटिल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिकम्स इक्वल टू वेज रेट। उसके बाद जो लेबर सप्लाई हो इनइलास्टिक होनी शुरू हो जाती है। और ये जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो बैंक क्रेडिट को, यहाँ पे जो भी फंड चाहिए होते हैं वो बैंक क्रेडिट के थ्रू लिए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ उसके बाद जो है वो एंड हो जाती है, अगर जो जितनी भी सरप्लस लेबर थी अगर उस वो फुली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वहां पे हम ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। उसके बाद या फिर हमारे पास रूरल सेक्टर में ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी प्राइमरी सेक्टर में, वो सारी की सारी वहां पे अच्छे से एडजस्ट हो गई। या फिर वर्कर जो है वो ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, तो वहां पे जाके क्या होता है, सारी की सारी जो लेबर ज्यादा थी वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एंड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो है हमारे पास फाई एंड रेनिस थ्योरी। फाई एंड रेनिस की थ्योरी जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही थी, और ये एक्सटेंशन था ल्यूइस मॉडल का। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की गई थी यहाँ पे, विद लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर। ये दो ड्यूअल सेक्टर मॉडल है ये। और यहाँ पे भी क्या कहा गया है, टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, मतलब यहाँ पे भी जो प्राइमरी सेक्टर में जो लेबर होती है उसको कहाँ पे, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी या जो ज्यादा लेबर थी, सरप्लस लेबर थी प्राइमरी सेक्टर में, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है मूव कर दिया जाता है उसको। तो ये थी हमारे पास फाई एंड रेनिस की थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट थ्योरी, जो लास्ट है वो है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो अब इस थ्योरी को कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। अब जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मतलब 5 स्टेजेस दी थी। सबसे पहले प्रिमिटिव स्टेज थी, यहाँ पे लोग जो थे जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे और हंटिंग वगैरह पे डिपेंडेंट रहते थे। फिर स्लेवरी स्टेज थी, अंडर दिस स्टेज पीपल वर्क्स अंडर द लैंडलॉर्ड एज सर्वेंट्स की तरह काम करते थे। फिर फ्यूडलिज्म आया, उसमें क्या उनको लैंडलॉर्ड्स जो था वो काम के बदले वेज पेमेंट करनी शुरू कर दी। उसके बाद कैपिटलिज्म आया, अंडर दिस स्टेज वर्कर्स आर पेड विद फिक्स्ड वेजेस एंड द सरप्लस, जो मतलब उनको तो फिक्स्ड पे कर दिया जाएगा लेबरर्स को, और जो ओनर होगा वो बाकी सरप्लस जो है एज ए प्रॉफिट रख लेगा। फिर आया सोशलिज्म, इन दिस स्टेज होल इकोनॉमी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के नाम से जानी जाती है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो कार्ल मार्क्स थे उनकी थ्योरी को सरप्लस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। और लेबर इज द ओनली सोर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू कैन बी जनरेटेड बाय लेबर अलोन। वो कहते थे कि वैल्यू किसके थ्रू जनरेट होगी, सिर्फ और सिर्फ लेबर के द्वारा। और उन्होंने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट को 3 पार्ट्स में बांटा था। एक कांस्टेंट कैपिटल का मतलब रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा। दूसरा था वेरिएबल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जिसको कहते हैं वर्कर्स वगैरह को। और तीसरा था सरप्लस वैल्यू। तो इन तीनों को मिलाकर टोटल वैल्यू बनती थी C प्लस V प्लस S। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे किया जाएगा, तो C प्लस V प्लस S इंटू, और ये S क्या है, प्रॉफिट। मतलब जो भी कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल जो, और उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा तो वो प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कैसे होगा, अब हम देखते हैं कि मार्क्स ये कहते थे कि वर्कर्स को जो है
जितना भी प्रोड्यूस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बहुत कम पे किया जाएगा और बाकी जो है कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेगा। तो उसकी वजह से मतलब उन्होंने कमाया तो ज्यादा, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी मगर उसके हिसाब से उनको पे कम किया गया। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। अब एक एक्सप्लॉइटेशन रेट है। एक्सप्लॉइटेशन रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? रेट ऑफ लेबर एक्सप्लॉइटेशन इज इक्वल टू एस अपॉन वी। ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल की बात की गई थी। इट इज द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? सी अपॉन वी। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट है क्या? रेट ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। आर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? एस अपॉन सी प्लस वी, या फिर रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन प्लस 1। और ये जो थ्योरी है बहुत अच्छे से डिटेल में जो है मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है इन थ्योरीज की, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहां से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत मतलब इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगी, मेन ही चीजें करवाऊंगी। तो आप वहां से अगर अच्छे से करना है तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, तो उसकी एक लिस्ट भी, प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो। अब हमारे पास आता है कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की थी। मार्क्स जो थे वो बिलीव करते थे कैपिटलिज्म प्रोग्रेस, वेल्थ टेंड टू कॉन्सेंट्रेट इन फ्यू हैंड्स। वो ये कहते थे कि जो वेल्थ होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाता है क्योंकि कैपिटलिज्म है। और यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट होता है वो मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस वर्कर को पे करता है और बाकी अपने पास रख लेगा, क्योंकि वर्कर्स तो सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल तक ही उनको पे किया जा रहा है, मतलब गुजारे लायक ही पे किया जा रहा है, तो वो सेव भी नहीं कर पाते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर बाय कैपिटलिस्ट हु गेट ऑल द सरप्लस वैल्यू रिजल्ट इन ए राइज इन द सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब वो सारा का सारा बचा के रख लेगा और उससे क्या है, सप्लाई ऑफ कैपिटल, मतलब नई नई मशीनरीज खरीदना शुरू कर देगा। अब एक कंसेप्ट आता है रिजर्व, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी या रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो हमें पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ये कहते थे जब कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है तो वो क्या करता है, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी पे लगाना शुरू कर देता है, नई नई मशीनरीज लगाएगा। अब नई नई मशीनरी जितनी ज्यादा लगेगी तो उतनी ही लेबर की कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि मशीनरी सारा काम कर देगी। अब लेबर जितनी कम लगेगी तो लेबर क्या अनएम्प्लॉयड होनी शुरू हो जाएगी, और ये अनएम्प्लॉयड जितनी ज्यादा लेबर होगी उसको ही क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी या रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है इस थ्योरी में फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का रेट कैसे फॉल होना शुरू हो जाता है? मार्क्स, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत टाइम तक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही अर्न करता रहेगा एंटरप्रेन्योर। ये एक टाइम आएगा जब वो जो है रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और वो कैसे होगा, जैसे ही इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी होगी, नई टेक्निक्स वगैरह आएंगी तो उस ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब मशीनरीज हो जाएंगी। कॉम्पिटिशन अमंग द कैपिटलिस्ट टू गेट हाई प्रॉफिट रिजल्टिंग इन द डिसअपियरेंस, मतलब क्या होगा, अब हर कोई ही नई नई मशीनरी लगाना शुरू कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और जो छोटे छोटे जो कैपिटलिस्ट थे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जो अनएम्प्लॉयड लेबर है, क्योंकि मशीनरी ज्यादा आनी शुरू होगी जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयड लेबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। अब जितनी ज्यादा वो बढ़ेगी तो उनके पास काम का मतलब पैसा कम होगा और उससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब पैसा ही नहीं होगा किसी के पास तो डिमांड में कमी आएगी, तो डिमांड में कमी आने की वजह से क्या होगा, फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होगी प्रॉफिट अर्न करने की वजह, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो है रेट ऑफ प्रॉफिट कम होने की वजह से ऑल सच अदर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कैपिटलिज्म सिस्टम था, जो ओनर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा था, नई नई मशीनरी लगाई उसने और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो अनएम्प्लॉयड लेबर थी वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई। अब जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई उनकी तो इकोनॉमी में डिमांड कम होनी शुरू होगी, और यही जो प्रॉफिट अर्न करने की होड़ थी उनको कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, वही उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया, मतलब कैपिटलिज्म खत्म हो गया और सोशलिज्म शुरू हो गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ और थ्योरीज ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस्ड ग्रोथ का जो कंसेप्ट था वो दिया गया था हमारे पास रेगनर नर्कसे के द्वारा, और उसको बाद में प्रमोट किया गया था ल्यूइस यंग एंड रोडान के द्वारा। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, और मेन एम जो बैलेंस्ड ग्रोथ का होता है हार्मोनी, कंसिस्टेंसी एंड इक्विलिब्रियम। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो है टैकल करती है डिमांड साइड प्रॉब्लम्स को, और बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ कंजम्पशन, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आती है नर्कसे की थ्योरी, जिन्होंने विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की थ्योरी को दिया गया था। और नरकसे ने ये कहा था कि एक इकोनॉमी में जब विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब निर्धनता का दुष्चक्र अगर हो जाता है, तो उस निर्धनता के दुष्चक्र को अगर ब्रेक करना हो तो बैलेंस होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई में। डिमांड एंड सप्लाई में जो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कंसेप्ट दिया था कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल। कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग है, और ये सिर्फ पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग है, इसको एक्चुअल सोर्स ऑफ सेविंग हम नहीं मान सकते हैं। अब डिमांड साइड से हम अगर बात करें तो डिमांड साइड से बीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी किस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, लो इनकम होगी। लो इनकम की वजह से लो डिमांड होगी, लो डिमांड होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और लो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से लो प्रोडक्टिविटी होगी, और उसकी वजह से फिर से लो इनकम पे ही पहुंच जाओगे। तो ये डिमांड साइड से हमारा सर्कल बन जाएगा। इसी तरह से सप्लाई साइड से भी सर्कल बन जाएगा। सप्लाई साइड से सर्कल जब बनेगा तो सबसे पहले हमारे पास लो इनकम होगी। लो इनकम होगी तो उसकी वजह से लो सेविंग होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो देखिए यहाँ सप्लाई साइड से भी एक दुष्चक्र बन गया निर्धनता का। अब इस जो निर्धनता का दुष्चक्र जिसको विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, तो विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए हमें क्या जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का होना। एक इकोनॉमी में एक्सटर्नल इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और एक इकोनॉमी जो है ग्रो करे। तो इस तरह से विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी को रोजेनस्टीन रोडान के द्वारा दिया गया था, और रोडान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कोऑर्डिनेशन फेलियर प्रॉब्लम। बिग पुश थ्योरी में ये कहा गया है कि एक इकोनॉमी को अगर डेवलप होना तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बिग पुश की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, और ये अमाउंट जो बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक ही बारी में होना चाहिए। ये स्कैटर्ड मतलब धीरे धीरे करके, या कभी अभी कर दिया बाद में कर दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक ही बारी में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करके करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज होगी, और वो पॉपुलेशन जो थोड़ी थोड़ी करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी वो पॉपुलेशन कंज्यूम कर जाएगी, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी जो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो बिग पुश थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और एक ही बारी में होना जरूरी है। उसके बाद रोडान ने 4 तरह की इंडिविजिबिलिटीज की बात की थी। फर्स्ट जो है इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरे इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, फिर इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग, और लास्ट में इन साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटीज। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, जिसको हार्वे लिविंगस्टीन के द्वारा दिया गया था। और हार्वे लिविंगस्टीन ने पॉपुलेशन को एक शॉक माना था, और इन्वेस्टमेंट को एक स्टिमुलेट इनकम जनरेटिंग फैक्टर माना था। और पॉपुलेशन को उन्होंने शॉक या डिप्रेसिंग फैक्टर इसलिए कहा था क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो जो भी इनकम नई जनरेट होगी उसको वो कंज्यूम कर जाएगी। तो उन्होंने ये कहा था कि एक इकोनॉमी को अगर डेवलप होना है तो एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब एक अमाउंट हम रख लेंगे कि इतना हमें इन्वेस्ट करना ही करना है, ताकि दूसरी तरफ जब पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी तो वो उस लेवल पॉपुलेशन के रेट के इंक्रीज होने से ज्यादा इनकम जनरेट हो पाए, क्योंकि हमने इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अमाउंट हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्रिटिकल मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। जैसे बिग पुश थ्योरी में कहा गया था कि एक ही बारी में वो अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बारी में होना चाहिए। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके भी इसको जो है कर सकते हो इन्वेस्ट, मगर यहाँ पे जरूरी है कि एक अमाउंट मिनिमम अमाउंट जो है एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए होना जरूरी है। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप थ्योरी को आर नेल्सन के द्वारा दिया गया था, और नेल्सन ने यह कहा था कि जब एक इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन भी ग्रो होना शुरू हो जाती है। अब पॉपुलेशन जब ग्रो होगी तो फिर से उसका रिजल्ट क्या होगा,
फिर से पर कैपिटा इनकम जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट इकोनॉमी गॉट टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब इस अगर ट्रैप को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो रेट ऑफ जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो जरूरी है कि वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इनकम ग्रो हो मगर पॉपुलेशन से ज्यादा ग्रो, तभी ये जो ट्रैप है वो ब्रेक हो सकता है। उसके बाद रीजन कौन कौन से कारण हो सकते हैं ट्रैप के। सबसे पहले हाई कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम, लो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज फर्निश्ड विद सोशल एंड इकोनॉमिक इरा, शॉर्टेज ऑफ लैंड। तो ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप हो जाता है। लास्ट थ्योरी हमारे पास आती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को दिया गया था रिस्कमैन के द्वारा और उसके बाद उसको डेवलप किया गया था सिंगर, किंडलेबर्गर, पॉल स्ट्रीटन एंड रोस्टो के द्वारा। अब जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है उसमें का मतलब क्या है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड कंजम्पशन। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सब जगह इक्वल नहीं करनी चाहिए। जहां जहां पे ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेटेजिक एरिया लाइक इंडस्ट्रीज, लीडिंग सेक्टर, वहां पे तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करो और जहां ज्यादा जरूरी नहीं है वहां कम इन्वेस्ट करो। मतलब एक अनबैलेंस है, मतलब कुछ एक एरिया में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ एक एरिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हो। रिस्कमैन ने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में बांटा था, कॉन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जब इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, और जब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। और जब जो वो प्रोडक्शन करते हैं वो या खर्चा करते हैं वो एक्सपेंडिचर और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको डीपीए भी कहा जाता है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और क्योंकि जब डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डिवर्जेंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। डिवर्जेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है तो उसको कहा जाता है डिवर्जेंट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है कम जनरेट होती है और यहाँ पे सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे। अब यहाँ पे क्योंकि जब जो सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनको डिवर्जेंट इन्वेस्टमेंट को और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट। रिस्कमैन ने दो तरह के कंसेप्ट दिए थे, बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज। अब बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है पीछे की तरफ देखना, लाइक अब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेंगे, सप्लायर्स। तो हम पीछे की तरफ देख रहे हैं तो उसको कहा जाता है बैकवर्ड लिंकेज। अब फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है हमने प्रोडक्शन कर ली और प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमने सेल करना, तो सेल करने के लिए हम किसकी तरफ देखेंगे, होलसेलर, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे फॉरवर्ड लिंकेज हो गया। तो रिस्कमैन ने दो तरह के कंसेप्ट दिए थे, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम दो तरह की थ्योरीज करेंगे, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्लासिकल थ्योरीज में सबसे पहले करते हैं हैरल्ड डॉमर मॉडल। हैरल्ड डॉमर जो है थे दो इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए थे, क्योंकि उन दोनों के मॉडल्स का एसेंस जो था वो सिमिलर था। इसकी वजह से इन दोनों मॉडल को इंटीग्रेट करके एक ही मॉडल बना दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया हैरल्ड डॉमर मॉडल। एचटीएम मॉडल जो है कंसीडर करता है डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो है इसमें क्लासिकल और चेंज दोनों के व्यूज को इंटीग्रेट किया गया है। इस मॉडल का एसेंस ये कहता है कि अगर एक इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन और नेशनल इनकम दोनों का साथ साथ इंक्रीज होना बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ एक एजम्पशंस है, लाइक फर्स्ट एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इनिशियली, फिर कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती, एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की गई है, कोई टाइम लैग एडजस्टमेंट नहीं होगी, एपीएस एमपीएस जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, और एपीएस एमपीएस एंड आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगी। ये दो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हैरल्ड थे उन्होंने जब मॉडल दिया था उन्होंने तीन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया था। एक तो स्टडी ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाएगा, और उसको अचीव करने के बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, और थर्ड नेचुरल फैक्टर जो है वो किस तरह से एक इकोनॉमी की ग्रोथ में सीलिंग एक लिमिट जो है वो पुट करते हैं।
हैरेड ने 3 ग्रोथ रेट दिए थे। फर्स्ट था एक्चुअल ग्रोथ रेट, दूसरा था वारंटेड ग्रोथ रेट और तीसरा था नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हैरेड मॉडल भी कहा जाता है और ये इक्वेशन थी GC इज इक्वल टू S। यहाँ पे जब हम GC और S की जो वैल्यूज यहाँ पे ये देखिए गिवन है, जब इनको सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा I इज इक्वल टू S, जिसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। अब दूसरा जो ग्रोथ रेट था वो था वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम GW से डिनोट करते हैं और वारंटेड ग्रोथ को फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। और इसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग इनकम रेशियो से। वारंटेड ग्रोथ रेट में इक्विलिब्रियम जब होगा तो GWCR इज इक्वल टू S होगा। अब हैरेड ने ये कहा था कि एक इकोनॉमी जब स्टडी ग्रोथ रेट को अचीव कर लेती है तब G इज इक्वल टू GW होता है, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और C किसके इक्वल होगा? CR, मतलब जो रिक्वायर्ड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। अब क्या होगा? स्टेट ऑफ डिस इक्विलिब्रियम, अगर हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे C लेस देन CR होगा। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि एक इकोनॉमी में जो इनकम है वो ग्रेटर देन है आउटपुट, और जब इनकम ज्यादा होगी और तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी मगर आउटपुट उतनी नहीं बढ़ेगी तो उस इकोनॉमी को जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अब इसी तरह से इसके ऑपोजिट हो जाएगा जब G लेस देन GW होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी इनकम कम है देन द आउटपुट, और इनकम कम होने से डिमांड कम होगी क्योंकि आउटपुट ज्यादा है तो उस इकोनॉमी को डिफ्लेशन की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है तीसरा जो है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट को मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी कहा जाता है जो कि एक इकोनॉमी के द्वारा अचीव किया जाता है गिवन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल ग्रोथ रेट को हम GN से डिनोट करते हैं और ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है इसको ऑप्टिमम और फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट जो है एक लिमिट पुट करता है जिसके बियॉन्ड जाके एक इकोनॉमी जो है आउटपुट जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकती है और इसको कहा जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। अब एक कंसेप्ट दिया था हैरेड ने नाइफ एज इक्विलिब्रियम का। नाइफ एज इक्विलिब्रियम में तीनों ग्रोथ रेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। अब जब इन तीनों ग्रोथ रेट में इंटरेक्शन होता है इन तीनों इक्वेशंस में तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले तो ये है कि GW वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट एक दूसरे के इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस इकोनॉमी में ये सिचुएशन बहुत ही रेयरली होती है और ये इसमें स्टेडी ग्रोथ रेट जो है प्रीवेल होता है उस इकोनॉमी में। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। अगर वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा होता है तो वो इकोनॉमी जो है क्रॉनिक डिप्रेशन की सिचुएशन को फेस करती है। और थर्ड हमारे पास आता है जब नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडल जो है डॉमर का मॉडल। डॉमर जो थे वो उन्होंने एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के ड्वेल रोल की बात की थी, मतलब दो तरह से इन्वेस्टमेंट रोल प्ले करती है। एक तरफ से तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू इनकम बढ़ती है और दूसरी तरफ जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी सप्लाई साइड पे। ये क्लासिकल का व्यू था। अब हमारे पास जो डॉमर थे उन्होंने डिफरेंट इक्वेशंस दी थी डिमांड और सप्लाई साइड से। तो वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फॉर डिमांड साइड जो थी वो YD इज इक्वल टू I अपॉन D, I इन्वेस्टमेंट D हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कहा गया है। अब ये जो इक्वेशन है YD इज इक्वल टू I अपॉन D ये क्या शो करती है? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव डिमांड एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। देखिए इन्वेस्टमेंट और हमारा इफेक्टिव डिमांड के बीच में, और एम्प्टी
MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और डिमांड के बीच में जो है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है, नेशनल इनकम का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब इक्वेशन ये तो होगी डिमांड साइड से हमारी y d इज इक्वल टू आई अपॉन डी। अब सप्लाई साइड से जो हमारी इक्वेशन है ys इज इक्वल टू सिग्मा k। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, एंड के है रियल कैपिटल। अब जब एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, वाई डी इज इक्वल टू वाई एस, मतलब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और आई जब हम इसको वाई डी की जगह आई अपॉन डी और वाई एस की जगह सिग्मा के पुट कर देंगे और आई को हम इधर रहने देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, डी सिग्मा के। और इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर स्टेडी ग्रोथ। अब हमने ये तो कर लिया कि किस तरह से डॉमर मॉडल में ये कहा जाता है कि स्टेडी ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाता है। अब उसको मेंटेन किस तरह से किया जाएगा, तो उसको कंडीशन फॉर मेंटेनिंग स्टेडी ग्रोथ, और इसको क्या कहा जाता है, रेजर एज इक्विलिब्रियम। हमें नाम पता होना चाहिए कि रेजर एज इक्विलिब्रियम भी कंडीशन फॉर मेंटेनिंग स्टेडी ग्रोथ को कहा जाता है। अब हमारे पास इसके लिए क्या इक्वेशन होगी, जब रेजर एज इक्विलिब्रियम पे एक इकोनॉमी होगी तो हमारे पास जो है सिग्मा डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू सिग्मा d होगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर मेंटेनिंग स्टेडी ग्रोथ, दैट growth rate of investment should be equal to product of MPC and productivity of कैपिटल। तो हमें ये इक्वेशन याद करनी है कि जब हमारी स्टेडी ग्रोथ रेट को अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करके रखना, तो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा y अपॉन y इज इक्वल टू सिग्मा d। अब ये तो मेंटेन करने की कंडीशन होगी, मगर पाथ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा अगर हमारे पास चेंज इन y अपॉन y इक्वल नहीं होगा सिग्मा d के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। सिग्मा y अपॉन y जो है ग्रेटर देन होगा तो उस सिचुएशन में एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, और इसके ऑपोजिट अगर लेस देन सिग्मा d होगा तो डिफ्लेशन डिक्रीज होगा। अब हमारे पास कुछ एक इसकी टर्म्स आती है लाइक जंकिंग। जंकिंग क्या है, जंकिंग का मतलब ये होता है कि एक जो हमारी कैपिटल है उसको हमने इस तरह से अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस में लगा दिया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है कम हो गई। और जीरो जंकिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इंक्रीज एट द सेम रेट। यूटिलाइजेशन रेशियो वो रेशियो होती है जहां एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो उनके बीच में रेशियो होती है। तो रेशियो बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नोन एज यूटिलाइजेशन रेशियो। अब हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल ग्रोथ रेट की इक्वेशन जीसी इज इक्वल टू एस, और इसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। दूसरा वारंटेड ग्रोथ रेट, जहां पे इक्वेशन GWCR इज इक्वल टू एस होती है। नाइफ एज इक्विलिब्रियम पे हमारी क्या होगी, G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN होगी। और उसके बाद लास्ट आती है हमारे पास जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने, रेजर एज इक्विलिब्रियम पे हमारी जो इक्वेशन होगी चेंज इन y अपॉन y इज इक्वल टू सिग्मा d। अब हम न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जिसमें सबसे पहले एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल से स्टार्ट करेंगे। एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल होते क्या है? एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल ये कहते हैं कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ जो इफेक्ट होती है वो इंटरनल फैक्टर से होती है, और इंटरनल फैक्टर्स कौन से, लाइक नॉलेज, लर्निंग एंड इनोवेशंस एक्सेट्रा। अब हमारे पास कुछ एक एजम्पशंस आती है एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल की, लाइक यहाँ पे नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो नॉन राइवल गुड है। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल की वो ये है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात की गई है, अगर सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके यूज किया जाता है, और अगर सिंगल फैक्टर को यूज किया जाता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है कम्स फ्रॉम न्यू आइडियाज। अब हमारे पास आता है सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, जिसको एरोस के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था लर्निंग बाय डूइंग का 1962 में। और एरोस के अकॉर्डिंग ये था कि कैपिटल किस तरह से एक्यूमुलेट की जा सकती है बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के थ्रू, और उन्होंने ये इक्वेशन दी थी। अब नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है लेवेरी-सिंस्की मॉडल, जो कि एक्सटेंशन था एरोस के मॉडल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है लाइन कि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो एरोस का एक्सटेंशन कौन सा था, तो वो लेवेरी-सिंस्की मॉडल था। और यहाँ पे इंक्रीजिंग जो इन्होंने बात की थी कि जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता चलेगा उसके स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सोर्स ऑफ नॉलेज और लर्निंग बाय डूइंग इज द सोर्स ऑफ ईच फर्म्स इन्वेस्टमेंट।
और एक इसकी एजम्पशन ये थी कि जो नॉलेज होता है वो एक पब्लिक गुड होती है जिसकी कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि पब्लिक गुड्स की कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है और वो नॉन लाइबल नेचर की होती है। अब नेक्स्ट मॉडल आता है हमारे पास किंग रॉबसन मॉडल। किंग रॉबसन ने कंसेप्ट दिया था लर्निंग बाय वॉचिंग का। उन्होंने ये कहा था कि एक फर्म जो है जब कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो इनोवेशन करेगी। अगर वो इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो बाद में अदर फर्म जो है उसको अडेप्ट करना शुरू कर देती है उस इनोवेशन को, और उसकी वजह से क्या होगा, लर्निंग बाय वॉचिंग के थ्रू एक्सटर्नैलिटीज इराइज होगी जिसकी वजह से एक इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। किंग रॉबसन ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की गई थी, कही थी, जहां पे ये कहा गया कि प्रोडक्टिविटी जब एक इनोवेशन होती है तो उससे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन कारण बन जाता है। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा रोमर मॉडल, जो कि 1986 में दिया गया था और ये वेरिएंट था एरोस के मॉडल का, और उन्होंने कंसेप्ट दिया था लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो रोमर ने दिया था और उन्होंने फोकस किया था ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। और उन्होंने ये कहा था कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए थे कि फर्स्ट था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, दूसरा एक्सटर्नैलिटीज और तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। अब हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है ल्यूकास मॉडल, जो कि बेस्ड था उजावा के मॉडल के ऊपर। और इस मॉडल में ये कहा गया था कि जैसे जैसे हम एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगी, और ये उन्होंने इंटरनल इफेक्ट एंड एक्सटर्नल इफेक्ट बताए थे ह्यूमन कैपिटल के। जैसे इंटरनल इफेक्ट का मतलब ये है कि जब वर्कर्स ट्रेनिंग लेते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसको देखा देखी जो स्पिल ओवर इफेक्ट हो गया उससे दूसरे वर्कर्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो बढ़ेगी। इट इज द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल रेदर देन फिजिकल कैपिटल दैट हैव स्पिल ओवर इफेक्ट दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये कहा था कि एक फर्म जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फेस करती है व्हाइल देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न फॉर द होल इकोनॉमी। अब नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास आता है एके मॉडल ऑफ ग्रोथ। एके मॉडल जो है स्पेशल केस है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की गई है। यहाँ पे जो फंक्शन है किस तरह से दिया गया है, ए के की पावर अल्फा एल की पावर 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिनोट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड 1 माइनस अल्फा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए के भी लिख सकते हैं, और अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो उस केस में जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन सॉल्व करके आती है y इज इक्वल टू ए के बन जाती है। और यहाँ पे के जो कैपिटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। स्पेशल केस जब अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट हैव डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हमारे पास अभी तक हमने एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल की है, अब हम करते हैं एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल, जिसमें करेंगे सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो ग्रोथ मॉडल जो था वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल का एक्सटेंशन था। सोलो मॉडल में ये कहा गया है कि जब हम कैपिटल और लेबर को दोनों को मिला के इकट्ठा यूज करते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूस और एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। जब हम लेबर एंड कैपिटल को सेपरेटली यूज करते हैं तो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जिसको एक्सटर्नल फैक्टर कहा गया जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी, और ये एक्सोजेनस माना गया है। यहाँ पे इन मॉडल्स को एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल भी कहा गया है, और इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन सेविंग। किसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रोथ रेट? टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि एक थर्ड वेरिएबल एक्सटर्नल फैक्टर है। लेबर एंड कैपिटल को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माना गया है, ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करता है, और यहाँ पे लेजिस फेयर इकोनॉमी होती है विद नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल। एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल जो है उनमें एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो मेन फैक्टर कंसीडर किए गए हैं वो इंटरनल फैक्टर्स को माना गया है, और इंटरनल फैक्टर्स लाइक ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एक्सेट्रा। बट एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल जो है वो ये कहते हैं कि एक इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में एके मॉडल को एग्जांपल लिया गया है, और जहाँ पे एक इकोनॉमी जब ग्रो होती है तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स लाइक ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ
वगैरह को मेन फैक्टर माना गया है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। बट एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल में जैसे सोलो मॉडल को लिया गया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेन कारण माना गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में ये कहा गया जब लेबर एंड कैपिटल को इकट्ठा यूज किया जाता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है, मगर जब इनको सेपरेटली यूज किया जाता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है एक फर्म को। मगर एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल में ये कहा गया है कि जब लेबर एंड कैपिटल को इकट्ठे यूज किया जाता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है, और जब सेपरेटली यूज किया जाता है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये मॉडल जो है मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा 1956 में दिया गया था इन द बुक कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास ये जो मॉडल है इसमें मेन फोकस किया गया था रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसलिए इस मॉडल को कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल भी कहा जाता है। मिसेस रॉबिन्सन ने कैपिटल को कंसीडर किया था एज इंजन ऑफ ग्रोथ और उन्होंने कंसेप्ट दिया था गोल्डन एज इक्विलिब्रियम का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कई बार पूछा जाता है कि गोल्डन एज इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो वो जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। अब हमारे पास मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दो थ्योरीज को कंबाइन किया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड केंजियन थ्योरी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एजम्पशंस ऑफ द मॉडल, इस मॉडल की एजम्पशंस है सबसे पहले कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे लेबर एंड कैपिटल, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है यहाँ पे, प्रोडक्शन फंक्शन जो है गिवन एंड फिक्स्ड होगा, लेबर जो है अनलिमिटेड होगी, और जो नेशनल प्रोडक्ट है दो के बीच में ही बंटेगा एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर्स, जनरल प्राइस लेवल जो वो सेम रहेगा, और यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो सिर्फ परफॉर्म किया जाएगा एंटरप्रेन्योर के द्वारा, और जो वर्कर्स है वो सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर लेंगे। प्रॉफिट वेरी करेंगे इनवर्सली विद कैपिटल आउटपुट रेशियो। उन्होंने इक्वेशन दी थी प्रॉफिट पाई, जिसको डिनोट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, पाई इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजायर्ड और वारंटेड ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। इट शोज दैट प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कंसेप्ट दिया था मिसेस रॉबिन्सन ने गोल्डन एज का, और गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिजायरेबल एंड पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पे जब ये गोल्डन एज की सिचुएशन होती है तो चेंज इन एन अपॉन एन इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन के हो जाता है, जिसका मतलब चेंज इन एन अपॉन एन मतलब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे दिस कॉल्ड गोल्डन एज बिकॉज देयर इज हार्मोनी इन ऑन ऑल साइड, सब तरफ क्या होती है हार्मोनी होती है, और गोल्डन एज में तीनों जो ग्रोथ रेट जो हैरोल्ड ने दिए थे वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट एंड इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। क्या होगा अगर जो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है इक्वल नहीं है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब या तो ज्यादा होगा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर कैपिटल के ग्रोथ रेट से, या कम होगा। तो सबसे पहला केस आता है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। तो जब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर ज्यादा होगा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से, तो इसका मतलब होगा कि लेबर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरप्लस ऑफ लेबर इकोनॉमी में हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, रियल वेज रेट फॉल हो जाएगा, और प्रॉफिट क्योंकि वेज रेट जब कम होगा तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके प्रॉफिट राइज होने शुरू हो जाएंगे, और वो कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा से ज्यादा करेगा, और जितना कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा विल एब्सॉर्ब एक्सेस लेबर सप्लाई, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि फिर से चेंज इन एन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है वो इक्वल नहीं होता है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल की, और फिर से गोल्डन एज आ जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब ये है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है वो लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ लेबर हो जाएगी, और एक्सेस कैपिटल एक्यूमुलेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। रियल वेज रेट जो है फिर वो उसके बाद अगर प्राइस लेवल सेम रहेगा तो रियल वेज रेट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो वुड एब्सॉर्ब एक्सेस कैपिटल एंड रिस्टोर द पैरिटी बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब फिर से गोल्डन एज की सिचुएशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज कितनी तरह की होती है, सबसे पहले आता है लिंपिंग गोल्डन एज। लिंपिंग गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे स्टेडी रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन तो होगा बट अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी लेबर की। अब इंटेंसिटी ऑफ लिंप जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। पहली सिचुएशन ये है कि व्हेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो लिंप जो है आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ता चलेगा। और इसके ऑपोजिट इफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस मोर than the rate of
इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो लिम्प जो है आगे चल के माइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लीडन एज। लीडन एज जो है लिम्पिंग गोल्डन एज का ही एक स्पेशल केस है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो होती है बट नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बट लैक ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मगर इस वजह से नहीं बढ़ रही क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो कम है। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रेन गोल्डन एज। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस एज full employment of resources but the desired rate of accumulation is more than the possible rate of accumulation। मतलब desired rate of accumulation जो है possible rate of accumulation से ज्यादा है। उसके लास्ट आते हैं बास्टर्ड गोल्डन एज। इसमें ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल्स बट द रियल वेज रेट रिमेन रिजिड टुवर्ड डाउनवर्ड। इन्फ्लेशन एक्ट्स एज ए बैरियर इन कैपिटल एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ ड्यूअलिज्म, जिसमें हमारे पास 7 थ्योरीज आती हैं। इनके नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी थ्योरी दी थी। जैसे सोशल ड्यूअलिज्म वोक ने दिया था, इकोलॉजिकल ड्यूअलिज्म गेट्स ने दिया था, टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म बेंजामिन हिगिंस ने दिया था, एनक्लेव ड्यूअलिज्म जो है मिंट ने दिया था, फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म मिंट ने दिया था, इंटरनेशनल ड्यूअलिज्म टुडारो ने दिया था, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म गुनार माइडरल ने दिया था। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म जिसको बोक द्वारा दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सोशल स्पिरिट, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स एंड डोमिनेटिंग टेक्निक्स। एक इकोनॉमी जिसमें सिर्फ एक ही सिस्टम सोशल सिस्टम होता है उसको होमोजेनियस सोसाइटी कहा जाता है, और जिस सोसाइटी में मोर देन वन सोशल सिस्टम होता है उसको हम ड्यूअल या प्लूरल सोसाइटी भी कहते हैं। ड्यूअल सोसाइटी में एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंपोर्टेड मशीनरीज वगैरह होगी उनको भी यूज किया जाएगा और जो अपनी होम कंट्री की मतलब इंडिजिनस प्रोडक्शन टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है। इंडिया में साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर एम्बिशियस अर्बन एंड सेटिस्फाइड रूरल आर वन एग्जांपल ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म जिसको हाला मिंट के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने जो है ये कहा था कि मनी मार्केट जो है वो 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया था, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होगा जहां पे अगर किसी को लोन वगैरह लेना तो वहां पे मनी लेंडर्स होंगे, लैंडलॉर्ड वगैरह होंगे जो कि लोन देंगे और वहां पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होगी। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जाते हैं, वो काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे भी हमें जो मेन याद रखना है, नाम याद रखने किसने कौन सा क्राइटेरियन दिया था। SMP AE काहन ने दिया था, कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरिया JJ पॉलक एंड NS वचनन ने दिया था, MRK क्राइटेरियन जो है गैलेंसन एंड हार्वे लिविंगस्टीन ने दिया था, टाइम सीरीज क्राइटेरियन मॉरिस डॉब ने, लीडिंग सेक्टर क्राइटेरियन रोस्टो ने, और एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया रेगनरलक्स ने दिया था, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन जो है JJ पॉलक ने दिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया जो सबसे पहला है। तो सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन SMP को दिया गया था AE काहन के द्वारा और इसको रिफाइन किया गया था हॉलिस बी चेनरी के द्वारा। ये जो क्राइटेरियन है बेस्ड है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच के ऊपर, और इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमें इन्वेस्ट करते टाइम हमें ये देखना है कि हम उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहां सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है हर एक प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की सेम हो। SMP जो है डिफरेंट है फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। SMP इज एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट इन नेशनल इनकम इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट्स एंड टेकन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास जो सोशल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है मेजर की जाती है शेडो और अकाउंटिंग प्राइसेस के ऊपर, इसको जो है मेजर किया जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्राइटेरियन हमारे पास आता है कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन। कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन को JJ पॉलक एंड ND वचनन के द्वारा दिया गया था। इस क्राइटेरियन के और भी बहुत सारे नाम है, लाइक मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल क्राइटेरियन, रेट ऑफ टर्नओवर क्राइटेरियन, रेशियो ऑफ आउटपुट टू कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन। इस कैपिटल टर्नओवर क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमें जब इन्वेस्ट करना है तो हमें उस टेक्निक को यूज करना चाहिए जहां पे मैक्सिमम आउटपुट per unit of capital employed हमें मिल सके। According to this approach, those projects should be chosen which gives high rate of capital turnover। अब हमारे पास यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी हम कोई टेक्निक वगैरह चुने, उन प्रोजेक्ट्स को चुनना चाहिए जब इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें कम से कम टाइम में विद लो कैपिटल हमें ज्यादा से ज्यादा जो है रिटर्न मिल सके।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरियन आता है MRQ, मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन। ये जो क्राइटेरियन है डब्ल्यू गैलिसन एंड हार्वे लिविंगस्टन के द्वारा दिया गया था और यहाँ पे ये कहा गया है कि एक जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम फ्यूचर की बात करें, मतलब फ्यूचर में हमें कंजम्पशन और आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है और उसके लिए अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें सेविंग रेट को और इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्टिविटी पर वर्कर माइनस कंजम्पशन पर वर्कर डिवाइडेड बाय कैपिटल per worker. According to this criterion, the allocation of resources is optimum and MRQ of capital is equalized in its various alternate uses. इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, MRQ किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो MRQ इज इक्वल टू PM माइनस EW अपॉन C। अब हमारे पास EW क्या है वो देख लेते हैं और MRQ मार्जिनल री इन्वेस्टमेंट कोशिएंट को कहा गया है, PM नेट आउटपुट पर मशीन को कहा गया है, E नंबर ऑफ वर्कर पर मशीन, W रियल वेज रेट एंड C है कॉस्ट पर मशीन। नेक्स्ट क्राइटेरियन हमारे पास आता है टाइम सीरीज क्राइटेरियन। इसको मॉरिस्टॉव और AK सेन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे फाइनाइट टाइम ओरिजिन की बात की गई है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम एक फिक्स टाइम रख ले कि इतने टाइम में हमें जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी रिटर्न आनी शुरू हो जाए। और ये जो हम टाइम जो लिमिट फिक्स करेंगे, इसके लिए हम ओन वैल्यू जजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और जिस प्रोजेक्ट से हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलेगी विद इन द जो फिक्स टाइम किया है, जो टाइम ओरिजिन रखा है, तो हम उस जो इन प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है लीडिंग सेक्टर क्राइटेरियन, जिसको डब्ल्यू रोस्टो के द्वारा दिया गया था और उन्होंने एक इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा था, प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ सेक्टर, दूसरा सप्लीमेंट्री ग्रोथ सेक्टर और तीसरा डिराइव्ड ग्रोथ सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है चॉइस ऑफ टेक्निक्स या फिर अप्रोचेस टू द चॉइस ऑफ टेक्निक्स। तो हमारे पास 3 अप्रोचेस आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है मॉरिस्टॉव अप्रोच और तीसरी है AK सेन अप्रोच। अब हमारे पास सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर जो होगा उसका मेन मोटिव जो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा और उस अप्रोच को मतलब हमें ऐसी टेक्निक और प्रोडक्शन को यूज किया जाना चाहिए जहां पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके या फिर गिवन आउटपुट जो है मिनिमम कॉस्ट के साथ मिल सके। इस अप्रोच में रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाता है और आउटपुट जो को इवेल्युएट किया जाता है शैडो प्राइसेस के ऊपर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज क्रिएट होती है उनको भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास आती है मॉरिस्टॉव की अप्रोच। मॉरिस्टॉव ने जब अप्रोच दी थी तो उन्होंने कहा था कि हमें उस टेक्निक को यूज किया जाना चाहिए जहां पे हाईएस्ट पॉजिटिव इफेक्ट मिले इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जो मेन कॉन्स्टेंट है वो है सरप्लस ऑफ वेज गुड एंड लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इन अगर हमें ऐसी टेक्निक को यूज करना चाहिए जिनसे ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो हमें इसके लिए उन्होंने प्रेफर किया था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को, मतलब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी को यूज करना चाहिए। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे तो उससे ये दोनों प्रॉब्लम जो है सरप्लस ऑफ वेज गुड्स एंड लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये दोनों और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रेफर किसको करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। और ये बिलीव करते थे कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो लॉन्ग रन में हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगी। पर ये लॉन्ग टर्म में तो मिलेगी बट ये इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होगी। ये एक पॉइंट आएगा जहां मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल के इक्वल हो जाएगा, तो उसको एक ऑप्टिमम कैपिटल इंटेंसिटी कहा जाएगा। अब हमारे पास आती है AK सेन अप्रोच। AK सेन अप्रोच की कुछ एक एजम्पशंस थी। कैपिटल गुड जो है वो एक बार बना ली जाएगी और वो परपेचुइटी तक रहेगी, अनलिमिटेड टाइम तक रहेगी और वो लेबर के द्वारा ही बनाई जाएगी। 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर एंड कैपिटल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा इकोनॉमी में और यूनिफॉर्म जेस्टेशन पीरियड होगा। रियल वेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वर्कर जो है वो सारा का सारा जो है कंज्यूम कर लेंगे और सिर्फ जो सेविंग की जाएगी, री इन्वेस्टमेंट का काम किया जाएगा वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी ओवर द टाइम। सेन ने एक इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में बांटा था, एक कैपिटलिस्टिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा जिसको बैकवर्ड सेक्टर कहा जाएगा और एक स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होगी जिसको एडवांस सेक्टर कहा जाएगा। अब उन्होंने ये कहा था कि जो लेबर सप्लाई जो एडवांस सेक्टर में होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी एट सब्सिस्टेंस वेज रेट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर
बी, मतलब जो हमारा सेक्टर बी है, जो बैकवर्ड सेक्टर है, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास जो हमारा कौन सा सेक्टर स्टेट ओन्ड या एडवांस सेक्टर है, वहां पे ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें, कौन सी टेक्निक को यूज करें। तो ये प्रॉब्लम इसलिए राइज होती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनिशियली बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के सोर्स होते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोर्स भी होता है वो सरप्लस इन आउटपुट ओवर कंजम्पशन, जो बच जाता है सिर्फ उसी को इन्वेस्ट किया जाएगा। और इफ दिस सरप्लस एग्जिस्ट देन गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज इट फॉर री इन्वेस्टमेंट, और जो अगर बच भी जाएगा तो वो उसी को मोबिलाइज करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने एडवांस सेक्टर को दो पार्ट्स में बांटा था, एक डिपार्टमेंट जहां कैपिटल गुड्स बनाई जाएंगी, और दूसरा डिपार्टमेंट जहां पे हमारी कॉर्न विच इज एज्यूम टू बी कंज्यूमर गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है ओवर द टाइम, और टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से हम कम लेबर और कम कैपिटल को यूज करके भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली है, हिक्स ने दिया था 1932 में, लेबर सेविंग, मतलब हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लेस लेबर इनपुट। और हैरड ने दिया था 1942 में, कैपिटल सेविंग, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं विद लेस कैपिटल, मतलब कैपिटल को कम यूज करके। और थर्ड है सोलो ने दिया था 1969 में, जब हम टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो दोनों ही सेव होते हैं, मतलब कैपिटल एंड लेबर बोथ सेव्ड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है शैडो प्राइस। शैडो प्राइस रियल इकोनॉमिक प्राइस होते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जिनका कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है। इनको अकाउंटिंग प्राइस भी कहा जाता है। शैडो प्राइस में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को यूज किया जाता है, सो इट इज बेस्ड ऑन द सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शैडो प्राइसेस मार्केट में उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज होते हैं जिनका जहां पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है दोनों ही मार्केट में, मतलब मार्केट गुड्स एज वेल एज product market. Shadow prices bring equilibrium between demand and supply of factors of production. Shadow prices ज्यादातर जो अप्लाई होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ बेनिफिट एनालिसिस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो ये अच्छे से करनी है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल को डेवलप किया गया था वेस्ली लियोनटिफ के द्वारा, और फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो क्वेस्ट ने टैब्ल्यू इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया गया था 18th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और उसके बाद ये जो मॉडल है इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है विद प्रोडक्शन ओनली, तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस को कंसीडर नहीं किया जाता है। जो ये क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट आउटपुट मॉडल जो है सिर्फ प्रोडक्शन के साथ डील करता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो होंगी वो टेक्निकल नेचर की होंगी, और यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर फोकस किया जाता है। एक इकोनॉमी को इस मॉडल के अकॉर्डिंग दो सेक्टर में बांटा जाता है, एक इंटर इंडस्ट्री सेक्टर और दूसरा फाइनल प्रोडक्शन सेक्टर। और जो ईच इंडस्ट्री है वो एक ही गुड बनाएगी, दो गुड जो है वो जॉइंटली नहीं बनाई जाएगी। कोई जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनके कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, और यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात की गई है, और यहाँ पे कहा गया है कि कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब है वो ये है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो कब यूज किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है यूज किया गया था, और बाद में 7th 5 ईयर प्लान में इसको यूज किया गया था। ये क्लोज जब इनपुट आउटपुट मॉडल क्लोज्ड इनपुट मॉडल होता है तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन की जाएगी वो एंडोजेनियसली कंज्यूम कर ली जाएगी, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। मगर जब ओपन इनपुट मॉडल होगा तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो दोनों के द्वारा कंज्यूम की जाएगी, चाहे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में चाहे नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है बेस्ड है मार्क्सियन व्यू के ऊपर, और इस थ्योरी को डेवलप किया गया था एच सिंगर एंड आर प्रिवेस्ट। इस थ्योरी को हम प्रिवेस्ट सिंगर थीसिस भी कहते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो पुअर कंट्रीज से वेल्दी कंट्री की तरफ फ्लो करते हैं, और जो रिच कंट्रीज होती हैं वो पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है क्योंकि वो उनके रिसोर्सेज को चीप रेट पे ले लेती हैं।
इस थ्योरी जो है यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड है, विद टी.डी. सेंटोस के साथ ये एसोसिएटेड है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो डिटीरियोरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो गुड्स होती है उनको एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को। तो इसलिए सो दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड अडॉप्ट सम प्रोटेक्शन पॉलिसीज टू मेक सस्टेन डेवलपमेंट।